ओके तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ग्रेविटेशन के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था वो वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया था। वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने वहां पे ये पढ़ा था कि ग्रेविटी में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो हमने वहां पढ़ा था अगर हम h हाइट पर जाते हैं, किसी हाइट पर जाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो ग्रेविटी हमारी डिक्रीज करती है। और अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी डेप्थ पे जाते हैं तब भी हमारी ग्रेविटी डिक्रीज करती है। और हमने ये भी चेक कर लिया था कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी हमारी जीरो हो जाती है। अर्थ के रोटेशन के कारण भी ग्रेविटी में वेरिएशन आता है और अर्थ के नॉन स्पेरिसिटी शेप के कारण भी अर्थ की ग्रेविटी में वेरिएशन आता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जहां पे स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जहां पर जो कैपिटल जी है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी क्या डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मींस स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट मींस कैपिटल जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब उसको हम फ्रीली फॉल करवाते हैं। फ्रीली फॉल और मतलब अगर हम किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो अर्थ क्या करती है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल पुल, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट अगर हम इसका डिस्कस करें, स्मॉल जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। वेरिएशन के केस में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पर एक पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो वेरिएशन आता है जी में। वेरिएशन किस में आएगा? जी में वेरिएशन आने लग जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ के अलग अलग पॉइंट पर जी की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। थर्ड पॉइंट इज ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिक्रीज करती है कब? जब हाइट इंक्रीज कर रही हो या फिर हम अर्थ की सरफेस से डेप्थ में जा रहे हो। मतलब हाइट पर जाने पर भी अर्थ की सरफेस से ग्रेविटी डिक्रीज करेगी और अर्थ की सरफेस से डेप्थ पे जाने पे भी हमारी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल्स टू जीरो। हमने ये प्रूफ कर लिया था कि अर्थ के सेंटर पे हम जैसे जैसे मूव करेंगे, यानी अर्थ के सरफेस से हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी इक्वल्स टू जीरो। ग्रेविटी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, G is different on the surfaces of different heavenly bodies। अलग अलग heavenly bodies, जैसे बात करूं मैं मार्स की, जुपिटर की, अर्थ की और या फिर मून की, जो जितनी heavenly bodies होती हैं इन सब के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनका मास और इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। पॉइंट नंबर 6, एट सरफेस ऑफ अर्थ जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो कि मैक्सिमम होता है, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें ये तो पता था कि हाइट पे जाने पे ग्रेविटी डिक्रीज करेगी और डेप्थ पे जाने पे भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो मैक्सिमम ग्रेविटी हमें कहां फील होगी? अर्थ की सरफेस पर। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के हैं। और ये जो सारे पॉइंट अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जिनका मास यूनिट है। मतलब उनका मास हम क्या लेंगे? एक यूनिट मास के दो ऑब्जेक्ट लेंगे जिनके बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और वो दोनों ऑब्जेक्ट किसी यूनिट डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। वो दोनों ऑब्जेक्ट किसी यूनिट डिस्टेंस पर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे कि मैं बात करूं, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर m1 और m2 का मास में 1 किलोग्राम कर दूं, इसका मतलब यूनिट मास कर दूं, और r की वैल्यू में 1 मीटर कर दूं यानी यूनिट डिस्टेंस कर दूं, तो आप देखोगे कि f की वैल्यू g के इक्वल आएगी। f की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? g के इक्वल आएगी। यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, वैल्यू ऑफ g यानी कैपिटल G ए सेम एट एवरी पॉइंट ऑन अर्थ। यानी जो कैपिटल जी है अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे चल जाइए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चेंज क्या होता है? ग्रेविटी। लेकिन जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप जाइए चेंज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3,
जी डज नॉट चेंज विथ हाइट और डेप्थ। जिस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ चेंज हो रही थी, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट जो हमारा कैपिटल जी है ये हाइट और डेप्थ के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यू है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ जी इज नॉट जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जिस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने प्रूफ करी थी कि अर्थ के सेंटर पे, अर्थ की सरफेस से जब हम अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है। तो अगर बात यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है तो कैपिटल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे जाने पर जीरो नहीं होगी। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ या यूनिवर्स में आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, जी की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। चेंज किसमें आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। हर प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग है। पॉइंट नंबर 6, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर जो है इसकी यूनिट है। और इसको हमने बहुत सी जगह यूज भी किया है क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यू है थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब जगह कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सो ये तो डिफरेंस हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और कैपिटल जी में। अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं मास और वेट में। मास और वेट में तो सबसे पहले हम मास के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम वेट के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं मास के पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो मास जो होता है किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा, जितनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी होगी, ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड, इट इज स्केलर क्वांटिटी। मास जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3, मास ऐसा यूनिट ऑफ मास। मास की अगर मैं यूनिट की बात करूं, क्योंकि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है 5, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। इसकी यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम, जैसे मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट परचेस करते हैं या कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, भाई भैया 5 किलोग्राम, कोई भी हम चीज खरीदने जाते हैं भैया 5 किलोग्राम दे दो या 5 किलोग्राम शुगर दे दो। तो वो जो किलोग्राम है वो क्या है? यूनिट है किसकी? मास की। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ या अर्थ के सरफेस पे पॉइंट टू पॉइंट आप वेरी करते जाओ, ठीक है, जब पॉइंट टू पॉइंट आप मूव करोगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मास ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास में कभी कोई चेंज नहीं आता। देन उसके बाद मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो। मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो। मास ऑफ अ बॉडी और नेवर जीरो का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे मैटर्स उसके अंदर होंगे, यानी वो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कुछ ना कुछ तो होगी, तो ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। पॉइंट नंबर 6, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आपने देखा होगा, उस बीम बैलेंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं वेट की, तो वेट के अंदर पॉइंट नंबर 1, इसका कंपैरिजन, मास का कंपैरिजन वेट के साथ करके देखते हैं। वेट इज द फोर्स। वेट जो होता है वो एक तरह का फोर्स है विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसके कारण कोई भी बॉडी क्या होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट होती है। उस बॉडी पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या कर पड़ेंगे? वेट। तो वेट एक तरह का फोर्स है विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड, जिसके कारण कोई भी बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस कारण जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन मास देखिएगा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्योंकि वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो हम यहां पर वेट की यूनिट भी क्या पढ़ेंगे? न्यूटन। पॉइंट नंबर 4, वेट ऑफ अ बॉडी चेंज प्लेस टू प्लेस। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। अब W = mg है क्योंकि मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो सकता। मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ग्रेविटी। प्लेस टू प्लेस क्या चेंज होती है? ग्रेविटी। इसका मतलब जब g की वैल्यू चेंज होगी तो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होगी, यानी mg चेंज होगा, और mg चेंज होगा तो हम क्या कह सकते हैं? जो वेट होगा वो क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। पॉइंट नंबर 5, वेट ऑफ बॉडी बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। वेट ऑफ द बॉडी जीरो क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पता है कि W = होता है mg। W = क्या होता है? mg। और अर्थ के सेंटर पे अगर मैं जाऊं तो वहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट में हमने पढ़ा, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसका मतलब g की वैल्यू जीरो हो जाती है।
अब g की वैल्यू 0 हो गई, यानी अगर मैं मास को g से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू तो 0 ही आने वाली है। तो किसी भी वैल्यू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसी तरह mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो गई, 0। तो ग्रेविटी 0 होने के कारण mg की वैल्यू 0 हो गई, और mg की वैल्यू 0 होने के कारण जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, 0। तो वेट ऑफ बॉडी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। पॉइंट नंबर 6, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा मोस्टली। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को क्या करता है, मेजर करता है। लेकिन मास को मेजर कौन करेगा, बीम बैलेंस। मास को कौन मेजर करेगा, बीम बैलेंस। तो यहां पर हमने डिफरेंस पढ़ लिया है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन वो गलती ना करिएगा, क्योंकि स्मॉल जी होता है वो एसेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जो कैपिटल जी होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो उनके बीच का मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया है ताकि आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें माइंड में। तो यह है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। नाउ सेकंड, मास और वेट, इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहता है मास और वेट में। तो यहां मास और वेट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केपलर्स लॉ, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। केपलर्स लॉ, केपलर साइंटिस्ट ने यहां पर 3 तरह के लॉ दिए हैं। पहला है केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड इज केपलर सेकंड है, थर्ड इज केपलर थर्ड लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अंदर उन्होंने कहा द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। उनका कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका पाथ सन के अराउंड सर्कुलर ना होके एक इलेप्टिकल शेप में होता है, एक इलेप्टिकल शेप में होता है। जैसे मान लीजिए सन है और कोई भी प्लैनेट इसके अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, और जो सन है वो उस प्लैनेट के किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। हालांकि इस एलिप्स के 2 पार्ट हैं, 2 फोकस हैं, एक फोकस जिसपे सन है और एक दूसरा फोकस जो यहां पर कहीं होगा, लेकिन हम यहां पर इसके एक ही फोकस को कंसीडर करेंगे। तो सन के अराउंड जब कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो सन उस प्लैनेट के फोकस पर होता है, किसी एक फोकस पर होता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ 2 फोकस। सेकेंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। यहां पर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, ये की स्टेटमेंट ये है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज। यहां देखिएगा, स्वीप आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, प्लैनेट कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर एक प्लैनेट है जो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ किसी टाइम पर मूव कर रहा होगा। हो सकता है प्लैनेट यहां से ऐसा आ रहा है, इस तरह से मूव करता आ रहा है, और किसी पोजीशन वो सी से किसी पोजीशन डी की तरफ वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जितना टाइम वो प्लैनेट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आने पे लगाता है, उतना ही सेम टाइम वो सी पोजीशन से डी पोजीशन पे आने पे लगाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम अगर सेम है और यहां से यहां तक का टाइम अगर सेम है, तो वो यहां पर इस शेडेड पार्ट को मैंने एक एरिया कंसीडर कर लिया है। तो जितना एरिया वो ए से बी तक आने में कवर करता है सेम टाइम पर, उतना ही एरिया वो सी से डी की तरफ कवर करेगा उसी सेम टाइम पर। यानी यहां पर टाइम सेम होगा, तो ये जो एरिया मैंने बनाया है ये एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इक्वल एरिया वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब होता क्या है, इस पोजीशन सी और डी पर जब कोई प्लेनेट यहां पर होता है, इसका मतलब जब वो इस पोजीशन पर होता है तो उसकी सन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो सन से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण उसकी स्पीड यहां पे थोड़ी स्लो होती है, यानी मूव स्लोली व्हेन इज फार्दर फ्रॉम द सन। इसका मतलब ये सन से काफी दूर है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इसका मतलब यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जैसे ही वो सन के एकदम नियर जाएगा, तो नियर जाने के बाद जैसे मान लीजिए सन के अराउंड वो यहां आया, तो इस एरिया में आके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। यानी अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट क्लोजर द सन। ठीक है, तो यहां पर सन के पास आने पर उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, और सन से जब वो फार्दर डिस्टेंस पर होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। मतलब प्लेनेट का मोशन कुछ इस तरह से होगा, प्लेनेट ऐसे आया, वो तेजी से बढ़ा,
फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से बढ़ा, इस तरह से बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह का मोशन वो प्लेनेट किसी सन के अराउंड क्या करता है, इलिप्स पार्ट पर करता है, यानी इलिप्स पाथ पर करता है। एक्चुअली उसकी स्पीड सन के क्लोजेस्ट जाने के बाद बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये थोड़ी डिस्टेंस पर होता है, डिस्टेंस पे होने के कारण आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगने के कारण इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा सेकंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। थर्ड जो लॉ है, केपलर थर्ड लॉ, ये है हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको एक कंप्लीट राउंड कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है, उस टाइम इंटरवल को कहा जाता है टाइम पीरियड। तो सिमिलर यहां पर भी कोई प्लेनेट जब किसी सन के अराउंड किसी इलिप्स पार्ट पर, सर्कुलर किसी इलिप्स पार्ट पर अपने पाथ को कवर करेगा तो उसको कुछ ना कुछ एक रिवॉल्यूशन के बाद टाइम लगेगा। तो यानी यहां पर लॉ को कहा गया है द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, मतलब जब वो किसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, एक इलिप्स पार्ट के ऑर्बिट पे जब वो रिवॉल्व कर रहा था, तो उसका स्क्वायर मतलब उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी आर क्यूब के, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी इलिप्स वाला एक पाथ है, इस इलिप्स वाले पाथ को मैंने इस तरह से दो पार्ट में कवर कर दिया है, तो ये जो पूरी एक्सिस कहलाती है, यानी जो ये मैक्सिमम जो ये लेंथ है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा मेजर एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा, मेजर एक्सिस, क्योंकि यही एक्सिस सबसे बड़ी है, मतलब यही जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा होगा इस इलिप्स का, ठीक है। बाकी ये जो डायमीटर होता है इस वाले डायमीटर के कंपेयर में छोटा होता है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट होता है। फ्लैट होने के कारण ये जो लेंथ है वो इंक्रीज ज्यादा बड़ी होती है और ये लेंथ जो होती है वो कम बड़ी होती है इसके कंपेयर में। तो इसका मतलब इस एक्सिस को बोला जाता है इस एक्सिस को बोला जाएगा मेजर एक्सिस, और इस मेजर एक्सिस को जब हम बीच में से कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसका ये एक सिंगल पार्ट ये कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस, ये कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस, जिसको मैंने यहां पर क्या नाम दिया, आर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, आर। इस सेमी मेजर एक्सिस ये कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस। तो इसी तरह किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर आर क्यूब है तो टी इक्वल्स टू हो गया आर की पावर 3/2, टी इक्वल्स टू आर की पावर 3/2। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो हमने लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है केपलर्स लॉ, और उससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, उससे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। उस न्यूमेरिकल्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और ये चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा इन सभी क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 180 न्यूटन ऑन द अर्थ। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो 180 न्यूटन है। इसका मतलब, और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। इसका मतलब वो जो वेट है 180 न्यूटन एक तरह का फोर्स है, ठीक। इफ इट इज टेकन टू द मून, जब उस ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस से मून पर ले जाता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ भी अर्थ, वो उसका वेट अभी हमने अर्थ पे मेजर किया, वो 180 न्यूटन था, वो ऑब्जेक्ट को उठा के मैं कहां पर ले गया, मून पर ले गया। तो मून पे ले जाने के बाद उसके वेट में और उसके मास में क्या चेंज आएगा, उसके वेट में, उस बॉडी के वेट में और ऑब्जेक्ट के यानी बॉडी के मास में क्या चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, यानी W इक्वल्स टू आपको दे रखा है 180 न्यूटन, और फॉर्मूला होता है वेट का W इक्वल्स टू mg। W इक्वल्स टू mg मतलब ये जो 180 न्यूटन है ये किसकी वैल्यू है, mg की। और आपको पता है कि अर्थ की सरफेस पे वेट अगर 180 न्यूटन मेजर हो रहा है तो ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ की सरफेस पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मैं मास फाइंड कर सकता हूं उस ऑब्जेक्ट का। तो आप कहोगे 180 इक्वल्स टू मास आपको फाइंड करना है, g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इक्वल्स टू हो गया 180 अपॉन 10, यानी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 180 किलोग्राम।
किलोग्राम जो यूनिट होती है मास की, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो मास इस ऑब्जेक्ट का होगा 18 किलोग्राम। अब ये मास चाहे अर्थ की सरफेस पर हो, ये मास चाहे मून की सरफेस हो, दोनों सरफेस पर मास में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यानी अगर मैं बात करूं कि मून की सरफेस पे मास कितना होगा, तो होगा 18 किलोग्राम। मतलब ये आंसर तो हमारा आ चुका है। देन उसके बाद बात करते हैं वेट में। वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। और हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि W इक्वल्स टू mg, और मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 6 पार्ट होती है। अर्थ की ग्रेविटी की 6 पार्ट होती है। तो यानी 6 पार्ट, यानी अर्थ की ग्रेविटी से जब आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपका किसकी ग्रेविटी आएगी? मून की ग्रेविटी आ जाएगी। तो W इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला तो हम कहां यूज कर रहे थे? डायरेक्ट अर्थ के केस में, क्योंकि G यहां पर G जो था वो ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस था। अब अगर हमें वेट मून पर निकालना है तो Wm मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, इट मींस mg अपॉन 6, क्योंकि G की जगह क्या लिख दूंगा आपकी बात में? G/6, और mg की वैल्यू हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है 180। तो 180 में जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो आपके पास मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा, जो कि कितना है? 20 न्यूटन। सॉरी, 180 अपॉन 6 यानी 30 न्यूटन। 180 अपॉन 6 यानी 30 न्यूटन। यानी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ की सरफेस पर 180 न्यूटन है तो उसका वेट मून की सरफेस पे कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो जाती है? 6 पार्ट कम हो जाती है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो काफी इजी था और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं। एक बार सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। मतलब एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है और उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है आपको r, और उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में t। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट। मैंने एक दूसरी सैटेलाइट ली है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रही है, जिसकी रेडियस है 4r, जिसकी रेडियस है 4r। तो यानी आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। किसका? दूसरे प्लेनेट का, जो 4r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस कंडीशन को t1 अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग सैटेलाइट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। आपको 3 वैल्यू नॉन दे रखी, चौथी जो वैल्यू आपके लिए अननोन है वही आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले t1, पहले प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना दे रखा है? t, यानी t²। दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड आपको निकालना है, यानी आपको t' निकालना है, इक्वल्स टू r1। पहले की रेडियस दे रखी है आपको r, इसका मतलब r क्यूब, और दूसरे की रेडियस आपको दे रखी 4r, यानी 4r क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप लिख सकते हैं t² अपॉन t' इक्वल्स टू r क्यूब अपॉन 64, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 64 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो चुका है, लेकिन मुझे तो t' की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं t² अपॉन t' इक्वल्स टू 1 अपॉन 64। सो t अपॉन t' इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, t अपॉन t' इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, क्योंकि आपको t' निकालना है। तो t' इक्वल्स टू कितना हो गया? 8t। t' इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 8t, यानी जो टाइम पीरियड होगा वो 8 टाइम हो जाएगा इनिशियल के। जो टाइम पीरियड होगा सेकंड सैटेलाइट का वो इनिशियल सैटेलाइट यानी पहली वाली सैटेलाइट के 8 टाइम हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो रिलेट था हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड से, केपलर के लॉ ऑफ टाइम पीरियड से। सिंपल फॉर्मूला बेस था, कंपैरिजन करना था, जो कि हमने कर दिया है। t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t1² अपॉन t2² इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन करना है। डिस्टेंस हमें दोनों ऑर्बिट के लिए गिवन है, पहले वाले सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट r थी और दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए जो ऑर्बिट थी वो 4r थी। तो हमने इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू को पुट किया है, r1 की जगह हमने r क्यूब लिखा है क्योंकि ये पहले वाले सैटेलाइट की ऑर्बिट थी,
और R2 की जो हमने 4R लिखा है क्योंकि ये दूसरे वाले सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट थी। तो यहाँ पर इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी है, उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली जो हमारे पास आंसर मिला, यानी जो सेकंड सैटेलाइट थी उसका टाइम पीरियड हमें कितना मिला, 80। ठीक है, अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 वापस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। वापस आपको दिया है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट ए, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेनेट ए है और अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, मतलब जो टाइम पीरियड दे रखा है वो बी के टाइम पीरियड से 8 टाइम ज्यादा है, किसका, प्लेनेट ए का। यानी मैं कह सकता हूं टाइम पीरियड ऑफ ए और टाइम पीरियड ऑफ बी, अगर बी का टाइम पीरियड टी है तो ए का टाइम पीरियड कितना होगा, 80। हम मान सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ए का जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो 8 टाइम्स ज्यादा है किसके, बी के। तो बी का अगर टी होगा तो ए का 8t होने वाला है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। आपको बताना है कि आर ए और आर बी का रेशियो में कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, कितना टाइम ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं वापस, टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। एक बार मैं फिर लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो टी स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब, आर बी क्यूब। तो यहां पर हमें जस्ट क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है। तो हम लिख सकते हैं 8t का स्क्वायर इक्वल्स टू टी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब, आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब। तो यहां से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 64t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब, क्योंकि 8t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64t स्क्वायर, ये हमारा टी स्क्वायर है ही, इक्वल्स टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। अब क्या करना है, ये क्यूब है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 64 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इजीली रेशियो निकाल सकते हो आर ए और आर बी के बीच में, वो आएगा 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 120 न्यूटन ऑन द अर्थ। यदि अर्थ की सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट वापस हमने 120 न्यूटन ले लिया है, देन इट इज द टेकन टू द मून। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाऊं तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है वापस W इक्वल्स टू क्या होता है, mg, और mg की वैल्यू दे रखी है आपको 120 न्यूटन। ये तो कहां पर है वेट, अर्थ की सरफेस पर, लेकिन आपको तो मून पे निकालना है, और आपको पता है मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की सरफेस की g/6 होती है। इसका जो मतलब वेट जो होगा वो भी अर्थ के सरफेस के वेट से 6 पार्ट होगा, यानी W इक्वल्स टू हो गया mg/6, क्योंकि g की जगह हम लिखेंगे मून के लिए, यानी वेट ऑन मून, mg/6। mg की वैल्यू दे रखी है आपको 120 डिवाइडेड बाय 6। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन, यानी मून पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों क्वेश्चन एक के बाद एक डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो चारों क्वेश्चंस थे वो आज के लेक्चर से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े थे उस पर ही बेस्ड थे। अगली क्लास के अंदर मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।